दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमसीए कोर्स का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में, फीस स्ट्रक्चर, कितनी सीट्स अवेलेबल है, किस तरीके से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिस पे स्टूडेंट का जो है एडमिशन डिपेंड करता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेलिंग के अंदर। और इससे पहले हम काफी टाइम जो है एमसीए के लिए वीडियोस बना चुके हैं और हर साल हम कुछ नई चीज सीखते हैं, तो इस वीडियो के अंदर भी आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि वीडियो में आगे बढ़ने का तभी फायदा है जब आप लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपनी डिग्री को एनुअल मोड पे देखते तो आपके पास एक कोर्स होना जरूरी है, इसमें से मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च। और अगर आप अपनी मार्कशीट को सेमेस्टर वाइज देख रहे हैं, क्योंकि आजकल मोस्टली यूनिवर्सिटी आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट देती है, तो उसमें आपके दो कोर्सेज होने चाहिए सेम सब्जेक्ट के अंदर। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर आपके दो सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन करा है। सेकेंडली, आपकी जो एग्रीगेट है दैट शुड बी 60% आपका होना चाहिए और रिलेवेंट सीजीपीए इन स्कूल एग्जामिनेशन। तो सीजीपीए से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर आप अपनी परसेंटेज देख रहे हैं तो 60% आपकी जो है ग्रेजुएशन में होना यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और है। ये तो हो गया आपकी नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपकी सब्जेक्ट के अंदर देखी जाती है और मार्क्स में देखी जाती है। सेकंड ड्यू में एडमिशन लेने के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल है जो कि सीयूटी पीजी का एग्जाम देने वाला है। पहले यहाँ पे डीयूईटी हुआ करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसको रिप्लेस करके सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन लिया जाता है, जिसको एनटीए कनेक्ट करवाता है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको इसके लिए कोर्स कोड देना होता है SCQ-P09। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया सीयूटी पीजी में कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये है सीयूटी पीजी की वेबसाइट, 2024 का पोर्टल है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को एंड ऑफ दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। मई से पहले पहले आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या होता है, आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको ड्यू का नाम वहाँ पे मेंशन करना है। देन आपको कोर्स कोड कौन सा सिलेक्ट करना है, SCQ-P09। वो चीज कैसे देखते हैं, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ पे क्राइटेरिया में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मास्टर्स ऑफ एप्लीकेशन SCQ-P09 का आपको एग्जाम देना है। SCQ-P09 क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है, आपको यहाँ पे सीयूटी पीजी का एग्जाम देना है और वहाँ पे अपना कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है, कोड SCQ-P09। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं आगे की चीजों के बारे में। फाइन, तो जैसे आपको पता चल गया कि भाई SCQ-P09 देना है, आपने एग्जाम दे दिया, एज्यूम करके चल रहे हैं, अपना एग्जाम दे दिया है, देन उसके आगे क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपना एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको डीयू के CSAS पीजी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अपना करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी प्रोसेस पे जा रहा हूँ, एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको CSAS के पीजी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बस एनटीए के थ्रू एग्जाम दिया है, एडमिशन आपको ड्यू देने वाला है। तो यहाँ पे आपको उनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी नंबर डालना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सीयूटी पीजी का आपकी सारी डिटेल्स जो है ड्यू का पोर्टल फैच कर लेगा, लाइक योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी। इनके अंदर आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सेल्फ टेस्ट करके एमसीए कोर्स को, वहाँ पे आपको अपनी चॉइस फिलिंग डालनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग में आप क्या डालेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि एक ही है। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग नाम आ रहा है, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एमसीए कोर्स में एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ SCQ-P09, या फिर इसके अलावा आपने मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करा है सीयूटी पीजी के एग्जाम के अंदर, तो आप उनके लिए भी सेम CSAS के पोर्टल के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कोर्सेज में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये एडमिशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब SCQ-P09 है क्या चीज, इसको अच्छे से समझते हैं। सीयूटी के लिए, सीयूटी पीजी के अंदर एनटीए ने हर एक कोर्स को अलग अलग कोड प्रोवाइड करा है। जैसे कि एमकॉम किसी को करना है तो उसको अलग कोड दे दिया गया, किसी को LLM करना है तो उसको अलग कोड दे दिया गया। वैसे ही कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए SCQ-P09 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए या फिर किसी भी अल्टरनेट किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, लाइक JNU में एडमिशन ले रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी आपको AKTU है, वहाँ पे भी आपको अगर MCA करना है तो उसके लिए सेम कोर्स कोड के थ्रू आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। अब SCQ-P09 आपने सेलेक्ट कर लिया, अब एग्जाम का एक बार पैटर्न भी समझ लीजिए। जब आप इस कोर्स कोड
के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो इसके अंदर आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्या होता था, 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल होते थे, ठीक है, और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक होते थे। अब डायरेक्टली एनटीए ने एग्जाम को डोमेन स्पेसिफिक बना दिया है। वो किस तरीके से डोमेन स्पेसिफिक बनाया है वो मैं आपको भी समझा दूंगा। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। नेगेटिव मार्किंग में आपका -1 का डिडक्शन करा जाएगा। 105 मिनट की एग्जाम की ड्यूरेशन होने वाली है, और जो कि बहुत ही मतलब एक तरीके से सफिशिएंट होता है 75 क्वेश्चन के लिए। आपको यही लग रहा होगा कि भाई 105 मिनट में 75 क्वेश्चन है, लेकिन जब आप SCQ P09 का सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया बहुत ही ज्यादा वास्ट सेक्शन है, वास्ट सिलेबस है। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर ही आपका ये जो है एग्जाम कनेक्ट हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा ये ईयरली कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन कराते हैं। फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए हमने अभी तक के जितने भी बैचेस हुए हैं सभी क्लासेस यहाँ पे अपलोड कर रखी है, और आप लोगों की आज की डेट में जो क्लासेस होंगी वो 24 आवर्स के अंदर आपको रिकॉर्ड होकर यहाँ पे मिल जाती है। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन हम कराते हैं, और इसके थ्रू आप काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया SCQ P09 तक का कंडक्ट हो ही रहा है, और CUT PG के बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर आज की डेट में CUT PG के थ्रू एडमिशन नहीं होता। जैसे कि IP यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं, वहाँ पे नेमसेट के बेसिस पे एडमिशन होता है आपका। उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो हम सभी एंट्रेंस एग्जाम को कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, और आज की डेट में इसमें एक स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी कोर्स की फीस पे कर सकते हैं। तो ये कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वर्थ इट है। बहुत ही डिटेलिंग में आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, और काफी लंबा टाइम है अभी जो हमें प्रिपरेशन करना है, तो सारी क्लासेस आप लोगों को रेगुलरली बेसिस पे यहाँ पे मिलती रहेंगी। चलिए अब अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और SCQ P09 को और अच्छे से समझने की कोशिश हम करेंगे। तो एग्जाम के सिलेबस के अंदर 3 सेक्शन बेसिकली पूछे जाते हैं। पहला होता है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, बेसिकली ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। मैथमेटिक्स आती है आपकी, और कंप्यूटर्स का सेक्शन तीसरा आप लोगों का होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपको MCA करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए या फिर ऐसे कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। आपका अगर इन तीनों सेक्शंस में मैथ्स में काफी अच्छा हाथ है, आपने 12th में अच्छे से अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस करी थी, तो भी आप बहुत अच्छे से इसका एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंप्यूटर से आप लोगों ने अपने बैकग्राउंड में पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से इसकी नॉलेज भी अच्छी खासी होगी, तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस आप गैस भी कर पाएंगे। बट जब हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और उसकी आपको प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। काफी टाइम से अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, लाइक मैं बोलूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल है जिसके लिए हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो पे आपको एडमिशन लेना है तो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में, बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, लेकिन क्रैक वही कर पाता है जो डेडिकेटेडली इसके लिए प्रिपरेशन करके चल रहा था। तो आपको भी इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आपको क्रिएटिव थिंकिंग देखने को मिलेगी, अनफेमिलियर रिलेशंस, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड असेसमेंट ऑफ फिगर्स एंड डायग्राम्स आ जाता है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर्स, वर्ड्स, नंबर, फिगर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग, आइटम आउट, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, लॉजिक ऑफ सीरीज हो जाता है, सैलोजिज्म आ जाता है। तो ये बेसिकली आप लोगों को थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको ये पढ़ना होगा, और काफी डिटेलिंग के अंदर पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल हैं, और लॉजिकल में आप लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ती है। इसके बाद मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो मैथ्स इनका जो है कोर मैथ्स होता है। सेट थ्योरी पूछी जाएगी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस, जिसमें से कैलकुलस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलजेब्रा एंड कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी सारे स्टूडेंट्स को इजी भी लगता है, सेट थ्योरी काफी सारे स्टूडेंट्स को इजी लगता है, लेकिन हम बात करते हैं अलजेब्रा एंड कैलकुलस तो इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ही लेंथी हो जाते हैं, तो आपको इसके लिए भी अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। और इतनी हार्ड कोई मैथमेटिक्स नहीं आ रही, कोई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं आ रही है यहाँ पे, आपकी क्लास 12th लेवल की ही जो है मैथमेटिक्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो दो सेक्शन जो हमारे हैं यहाँ पे, पहला लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा है मैथमेटिक्स। तीसरा बात कर लेते हैं कंप्यूटर्स वाले सेक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इसके अंदर हमको चेंजेस देखने को मिले हैं। जब इस UTPG का एग्जाम आया तब उस टाइम पे सिलेबस कुछ और था। सेशन 2024 के अंदर तो ये सिलेबस 2 बार चेंज हुआ। इनिशियली जो सिलेबस आया था उसके अंदर चेंजेस कर दिए गए, क्योंकि उसके अंदर कोर इन्होंने डेटा स्ट्रक्चर भर दिया था डोमेन स्पेसिफिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया इतना डेटा स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा नहीं, इसके अलावा आपने जो बाकी के सेक्शन थे उनको हटा दिया है, मैथ्स आपने कम कर दी है, तो हमें तो काफी ज्यादा दिक्कत होगी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में। तो यहाँ पे NTA ने क्या करा, सिलेबस को दोबारा से अपडेट कर दिया, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर्स का
सेक्शन डेटा स्ट्रक्चर रहा, लेकिन मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग को भी इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों से पूछा जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजिटल फंडामेंटल्स, जिसके अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर जो है अच्छे से पढ़ लेना है। काफी टाइम से आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार क्विक रिवीजन अगर आप करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, तो आप लोगों को इजी लगेगा ये वाला सेक्शन पढ़ने में। इसके बाद डिजिटल फंडामेंटल्स के अंदर आपका डेटा टाइप आ जाता है, नंबर सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्स, फिक्स फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरर डिटेक्शन कोड्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक गेट्स आपसे लोग पूछा जाएगा। बूलियन अलजेब्रा आपने क्लास 12 के अंदर आईपी एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ा होगा। मैप सिंप्लीफिकेशन, कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सभी के सभी बेसिकली क्लास 12 की आपकी जो आईपी एंड कंप्यूटर साइंस किसी ने पढ़ा है उससे रिलेटेड टर्म्स है, जो कि डिजिटल फंडामेंटल्स के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम दो एक ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डीएसए नहीं पढ़ा होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं पढ़ा होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है जिसके अंदर ये सभी के सभी टॉपिक्स को कवर करा जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसके ऊपर हमने काफी डिटेलिंग के अंदर एक टॉपिक को कवर करा है। एंड कंप्यूटर फंडामेंटल वाला जो सेक्शन है आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अपने आप में 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, डिजिटल फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरीके से आप हर एक सेक्शन को देखोगे तो 75 क्वेश्चन के हिसाब से ये सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, जिसके अंदर आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ रही है, जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ रही है, और तीसरा सेक्शन जो कंप्यूटर्स है उसके अंदर भी आपको 3 सेक्शन पढ़ने पड़ रहे हैं। तो टोटल सेक्शंस के बारे में बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद ये रीजनिंग। तो 9 टॉपिक्स तो आपको थोरली अपने पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको रीजनिंग पर प्रैक्टिस करनी है। अब आपको लगेगा कि भैया ये तो थोड़ा सा मेरे को टफ लग रहा है एग्जाम, है ना? टफ नहीं है, जितना टफ आपके लिए उतना दूसरे के लिए भी है। इसके अंदर एग्जाम के अंदर आप देखोगे तो कितने अच्छे से चीजों को बैलेंस करा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जिनका मैथ्स स्ट्रांग होगा, कंप्यूटर्स नहीं, तो यहाँ पे कंप्यूटर सबके लिए नया हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कंप्यूटर स्ट्रांग है लेकिन मैथ्स नहीं, तो जो स्टूडेंट का जो सेक्शन स्ट्रांग है उसके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यार मैथ्स तो मैंने पढ़ रखी है, मैथ्स तो मेरे लिए ईजी है, तो मैं बाद में कर लूंगा। आपको उससे एक भी नंबर नहीं खोना, उस सेक्शन में से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो आपने पहले से पढ़ा है, वो आपकी एक एडवांटेज है। लेकिन उसके साथ साथ में आपको बाकी सेक्शंस पे भी इक्वल टाइम देना पड़ेगा। जो चीज नहीं आ रही उसको सीखने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बात करूं कंप्यूटर सेक्शन के बारे में, अब अगर हम ये सोचेंगे कि भैया सारे के सारे टॉपिक्स में पढ़ के चला जाऊं, है ना, तो ऐसा भी होगा कि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हो उस टाइम पे, आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो। और जो स्टूडेंट आज की डेट में देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप आज से एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करें, एक एक टॉपिक के नोट्स बनाना शुरू करें, तभी आपको इसके लिए कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके बाद एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि भैया ये सभी के सभी चीजें पढ़ने के बाद ही मेरे को एग्जाम ईजी लग रहा है। अगर आपने कहीं से भी कुछ भी चीज छोड़ दी, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है ना, कुछ भी चीज छोड़ दी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एग्जाम को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना, एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंट फील करना, और कॉन्फिडेंट तभी फील करोगे जब आपका बेस क्लियर है। तो बेस के ऊपर वर्क करना है आपको बेसिकली, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको थोरोली पढ़ना है, और आपको ये टाइम लगेगा ही लगेगा इस सिलेबस को कवर करने में। एटलीस्ट यू हैव टू हैव स्टडी फॉर 5 मंथ्स, आपको ये जो है सिलेबस अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस सिलेबस को आज से ही पढ़ना शुरू करो, और एमसीए के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके अंदर आप लोगों को पहले मैं कॉलेज का कैंपस दिखाता हूँ। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, जहाँ पे आपको एमसीए कोर्स पढ़ाया जाता है ड्यू के अंदर 3 साल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सीट इनटेक के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी हम बात करेंगे। आप सोचोगे कि अपॉर्चुनिटी के बारे में बात नहीं करी, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बताता हूँ। 44 टोटल सीट अवेलेबल है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23 सीट्स है, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 16 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 6। ये रिजर्वेशन जो होता है ये स्टैंडर्ड रिजर्वेशन है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सीटें इतनी कम है, मेरा तो होगा नहीं। अगर आप पहले से ही सोच लोगे मेरा नहीं होगा, तो भाई होगा ही नहीं। और अगर आपने सोचा कि भैया 44 सीट्स है, मेरे को तो एक सीट चाहिए अपनी, है ना, तो उस सीट के लिए आप जो है मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं तो आपका एडमिशन इजीली हो ही जाएगा। चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईपी यूनिवर्सिटी हो, आपको मंजिल तो मिल ही जाएगी। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले तो एमसी के लिए आपके पास 3 इयर्स है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो 9670 हो जाती है। सेकंड सेमेस्टर में जाके आपकी फीस हो जाएगी 7000 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर की फीस आप लोगों की कितनी हो गई? 16000। दूसरा अगर सेकंड ईयर की फीस देखते हैं हम, तो सेकंड ईयर की फीस होती है 7000 रुपये, 8000 रुपये, 15000 रुपये आप लोगों की सेकंड ईयर की फीस हो जाती है। थर्ड ईयर के बारे में बात करें तो थर्ड ईयर की आप लोगों की फीस हो रही है
7,000 और 8,000, 15,000 रुपये आप लोगों की फीस हो रही है। ठीक है, तो ये 3 साल का जो है आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए एमसीए का रखता है। और आप देखेंगे कि भैया बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है। क्यों नॉमिनल बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया, ठीक है, क्योंकि सबको तो नहीं मिल पाएगा, 44 सीट्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रुख अपनाया और वहाँ पे उनको लैक्स में फीस बताई गई। 1.5 लाख 2 लाख रुपए इनिशियली जो है फीस होती है एमसी की प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो अगर आप भैया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वैसे देखिए यूनिवर्सिटीज़ को भी ना सीट्स बढ़ानी चाहिए। जब बीसीए के लिए इतने सारी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो एमसी के लिए भी ऑफकोर्स यार यूनिवर्सिटीज़ को जो है रखना चाहिए, सीट्स को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अंडररेट कर रखा है कोर्सेज को एमसीए के लिए, सिर्फ 44 सीट्स बहुत ही अनजस्टिफाइड है। यूनिवर्सिटी को भी इसके लिए सीट्स का जो वो है नंबर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हर साल हज़ारों में स्टूडेंट बीसीए करके निकल रहे हैं, एमसीए करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा फिर स्टूडेंट्स को कहीं पे भी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनल। बाकी रिक्रूटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिल जाते हैं। एवरेज सैलरी पैकेज के बारे में बता देता हूँ, 6 से 8 लाख रुपए का आपको एवरेज सैलरी पैकेज मिल जाएगा। और उसके बाद हाई सैलरी पैकेज के बारे में बात करें तो 14 लाख तक आप लोगों को यहाँ पे हाई सैलरी पैकेज मिल सकता है, इससे ऊपर भी मिल सकता है। एग्जैक्ट प्लेसमेंट के फिगर जो है हमें इनकी वेबसाइट पे मेंशन नहीं करे गए, बट वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो मेरे को पता चला है, इतना तक का आप लोगों को सैलरी पैकेज मिल जाता है। कंपनीज काफी सारी भर भर के आती है, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। माइक्रोसॉफ्ट, एनआईआईटी, 197 बेसिकली पेटीएम का हो गया, आपका टाटा, सैप, मॉड्यूल 1, मेक माई ट्रिप, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो यहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी। और इन कंपनीज को भी पता है कि भैया यहाँ पे इतने लाखों में स्टूडेंट छटने के बाद इतने स्टूडेंट्स आए हैं, तो उनको भी पता है कि आपकी वैल्यू कितनी, आपका पोटेंशियल कितना, आपके स्किल्स कितने हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए तो आप कुछ बन के ही वहाँ से निकलने वाले, और आपको प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर आप चाह रहे कि भाई मेरा फ्लो ना टूटे, बीसीए के बाद डायरेक्टली मैं एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ लूँ, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसकी साइड बाई साइड अगर आप चाह रहे हैं कि भैया मैं अभी बीसीए करके ब्रेक लेना चाहता हूँ, जॉब एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ, तो वो भी एक अच्छा डिसीजन है, वो आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर है। लेकिन मैं ये सबसे पहले बोलूँगा कि आप बीसीए करने के बाद अपना एमसीए ज़रूर कंप्लीट करें। अगर आपको एक बार एक ट्राई तो बनता है भैया अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, स्टूडेंट तो 2-2 साल इसकी तैयारी करते हैं। अगर आप 1 साल तैयारी कर भी रही हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। आज अगर देख रहे हो उस वीडियो को तो आज से ही लग जाओ, तैयारी करो, बढ़िया से तैयारी करो। मैं ये नहीं कहता कि हमारा कोर्स ही ज्वाइन करो, आपको खुद से भी अगर तैयारी करनी है तो खुद से भी अच्छे से तैयारी करो। एटलीस्ट आपको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। SCQP09 ये कोड है इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो। और बाकी टाइम अगर आपको लगता है कि भैया हमारे साथ जुड़ के अच्छी आपको तैयारी करनी है, आपको एक अच्छी जगह पर जाना है, तो हायर एजुकेशन का ये कोर्स आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे रखा है, आप 2 इंस्टॉलमेंट में इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है, क्वेरी, हमारे चैट सपोर्ट सिस्टम के अंदर जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं, हमारे काउंसलर आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस के लिए भी अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।